साबिक सदर और मौजूदा पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी आजकल पेशावर हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और गिरफ्तारी के खौफ से हिफाजती जमानतें मंजूर कराने में मसरूफ हैं। अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को एक बार फिर तब्दीली का बयानिया बेचा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सितारे हरकत में आ गए हैं और हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। उनका कहना था कि तब्दीली आने वाली है, बस कोई 1-1.5 महीने की बात है, फिर बानी पीटीआई जेल से रिहा होकर अपने कारकुनों का साथ होंगे। हुकूमत को भी मशवरे दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है, पिछले कदमों पर आ जाएं, किसी तरह से बानी पीटीआई को राजी कर लें। वक्त बदल रहा है, अच्छाई के सितारे एक दूसरे के करीब आ गए हैं और बानी पीटीआई रिहा होने वाले हैं। वो मुज़ाकरात के हवाले से भी कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि बातचीत सिर्फ साहिब इख्तिदार से होती है, साहिब हुकूमत से नहीं। एस्टैब्लिशमेंट को एक बार फिर पुकारा जा रहा है कि पीटीआई सिर्फ मुख्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। नाजरीन, अलमिया तो यह है कि आरिफ अलवी आज असूलों की सरापा देवी बन रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि सिर्फ फैज हमीद का ही नहीं बल्कि हर उस ऑफिसर का ट्रायल होना चाहिए जिसने सियासत में हिस्सा लिया। बिल्कुल होना चाहिए, यह मुतालबा तो बिल्कुल जायज है, मगर यह कौम जानना चाहती है कि उस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ क्या होना चाहिए जो बतौर सदर अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा और अपने महबूब लीडर की ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातों का एहतमाम करवाया करते थे। जी हाँ, वही मुलाकातें जिसमें बानी पीटीआई जनरल बाजवा की मिन्नतें किया करते थे कि वो पीडीएम की हुकूमत खत्म करके नवंबर 2022 से पहले नए इलेक्शन करवा दें ताकि वो इलेक्शन जीत कर अपने मनपसंद, जी हाँ, अपने मनपसंद फैज हमीद को आर्मी चीफ बना सकें। ये वही मुलाकातें थीं जिनमें उस वक्त के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी बाहर भेज दिया जाता था ताकि बानी पीटीआई जनरल बाजवा को मुदाखलत के लिए मना सकें और नए इलेक्शन की राह हमवार हो सके। आरिफ अलवी को चाहिए कि वो कौम को यह भी बताएं कि ऐसे सदर के लिए क्या सजा होनी चाहिए और इसका ट्रायल किस कोर्ट में होना चाहिए जो बतौर सुप्रीम कमांडर अपने ही जनरल्स को सियासत में घसीटने की अमली कोशिशें करता रहा हो। क्या किसी सदर मुमलिकत का यह काम हो सकता है कि वो एक पार्टी का सदर बनकर ऑपोजिशन में बैठी अपनी पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट से खुफिया मुलाकातों का एहतमाम करे? ऐसा शख्स जो खुद बतौर सदर मावराए आइन काम करता रहा हो, आज वो किस मुंह से जनरल बाजवा के मिलिट्री ट्रायल का मुतालबा कर सकता है? आरिफ अलवी एक बार फिर डील का तासुर दे रहे हैं और अपने महबूब लीडर को खबरदार कर रहे हैं कि वो हाउस अरेस्ट वाली तजवीज पर ना अमल ना करें। इससे तासुर ये जा रहा है कि जी बानी पीटीआई को डील ऑफर की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी अगर वो चाहे तो उन्हें बनी गाला में ही हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। ये तासुर नाजरीन बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मुसद्दका इतलात के मुताबिक हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट ने किसी लेवल पर अभी तक ऐसी कोई पेशकश नहीं की जिसका आरिफ अलवी इजहार कर रहे हैं। एक बात तयशुदा है कि बानी पीटीआई ने जो बोया है ना वो जरूर काटेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस हो या फिर सानिया नौमई के मुकदमात, वो तमाम मुकदमात का सामना करेंगे और सुनाई जाने वाली सजाओं से सबको आइडिया हो जाएगा कि इस बार नो ढील नो डील। इसी पर हम आज अपने शो पर बात, लेकिन सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूं अपने पैनलिस्ट से कि आज सीधी बात जोन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल कैसर शेख साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हमारा साथ दे रहे हैं जी कबर जमा कायरा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट अहमद अवैस साहब हमारे साथ होंगे जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों ऑनरेबल पैनलिस्ट को एक दफा फिर से अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन शो के आगाज में हम कुछ प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बात से इसका आगाज करेंगे क्योंकि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 148वीं सालगिरह है, तो उनको हैप्पी बर्थडे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान जैसा मुल्क हमें दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इसके अलावा जितनी भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जहाँ जहाँ वो पीटीवी के जरिए हमें देख रहे हैं, अपने तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहन भाइयों को हैप्पी क्रिसमस एंड मेरी क्रिसमस। अब करते हैं बाकायदा तौर पर शो का आगाज। अहमद अवैस साहब, हमेशा की तरह मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, अगर आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा होते तो क्या वो खुश होते जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी डगर पर चल निकला है और जिस तरीके से सियासी मामलात आगे बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल भी ना खुश ना होते बल्कि बहुत खफगी का, बड़ी नाखुशी का इजहार भी करते वो। उसकी वजह यह है कि ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको कि 1948 में पहली पाकिस्तान बनने के बाद पासिंग आउट फंक्शन था स्टाफ कॉलेज, मिलिट्री कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का। यहाँ सीनियर ऑफिसर्स का स्टाफ कॉलेज का कोर्स होता है, उसके बाद पास आउट होते हैं और फिर वो आगे
ब्रिगेडियर और जनरल्स वगैरह जो है फिर उनको बनाया जाता है। तो उस कोर्स में उनको उन्होंने प्रिजाइड करना था, लेकिन वो अपनी सेहत की वजह से वो उसमें ना जा सके, तो उनका रिटन मैसेज जो है उस फंक्शन में पढ़ के सुनाया गया था। और ये मैसेज ये था कि माय मैसेज टू द आर्म फोर्सेस इज दैट दे शुड रिमेन लॉयल and subservient to the civil government and the constitution of Pakistan। ये मैसेज जो है ये इफ आई एम असैसिनेटेड किताब में भुट्टो साहब ने ज़ियाउल हक के रेफरेंस से कोट किया हुआ है कि ज़ियाउल हक ने उनको बाकायदा गाड़ी में बैठे हुए कहा कि जनाब अली, ये जब उन्होंने मिलिट्री कू किया वहां पे पाकिस्तान में, उससे 2 दिन पहले उनको ये कहा कि आपने जनाब भुट्टो साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मैसेज जो है आपने कायद आजम का आपने पढ़ा है? उन्होंने कहा कि मैंने बड़े उनके पार्लिमानी डिबेट्स जो हैं वो भी बड़े गौर से पढ़ी हैं, को मैं सुनता हूं और बड़ा मुझे आइडियली उनकी स्पीचेस वगैरह को मैंने हमेशा ख्याल किया, लेकिन ये मेरे नजर से नहीं गुजरा। तो वो ज़ियाउल हक कहने लगे जनरल साहब के जनाब मैं आपको बताता हूँ क्या मैसेज था, और वो फिर ये मैसेज था जो मैंने आपको बताया। और कहने लगे कि मैंने तहैया कर लिया अपनी सारी जिंदगी जो है इस मैसेज के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा। और 2 दिन के बाद वो मैसेज रहा ना वो जिंदगी रही। और उसके बाद वहां पे उन्होंने कू किया, जबकि डायलॉग जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन से हो रहे थे वो कामयाब हो चुके थे, और फिर इस तरह से एक फौजी हुकूमत आ गई। तो ये कायद आजम होते तो वो तो बहुत नाखुश होते ऐसी सूरत में, क्योंकि ये मैसेज खुद रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी क्या सोच थी और सिविल अथॉरिटी को कितना बड़ा समझते थे वो। आ गया पॉइंट, आ गया आपका। कायरा साहब, आपसे तो मैं ऑब्वियसली यही जानना चाहूंगी कि जो हमारा पाकिस्तान इस वक्त है कैसे बेहतर हो सकता था? कायरा साहब, आई थिंक सो आप म्यूट हैं। जी कायरा साहब, मैं भी आपकी तरह अपने इंट्रो में अपने तमाम क्रिश्चियन बहन भाइयों को, मसीही बहन भाइयों को हम आज भी हैप्पी क्रिसमस। कायद आज़म होते तो पछताते, बड़े तकलीफ पे होते, इसलिए कि कायद आज़म का पाकिस्तान तो हम खत्म कर बैठे हैं। ये तो 1971 में आधा पाकिस्तान है जिसको हमने बचाया है, और अब आधे पाकिस्तान के भी हालात हम खराब कर बैठे, और दिन ब दिन इसमें हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। कानून की अमलदारी नहीं हो रही, आइन से इनहिराफ हो रहा है, और इसमें कोई एक वक्त, कोई एक साल, कोई एक हुकूमत नहीं जिम्मेदार, बल्कि तसलसल के साथ ये होता चला आया है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, ना कौम इस बात पे नारे वारे मार लेते हैं, हम जज्बातियत में आ जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों के अंदर जो जमहूरियत की एहसास और रूह है, ना उसके मुताबिक लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, ना नुमाइंदे उसके मुताबिक आगे काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अजाब बन गया है, और यकीनन ये पाकिस्तान आज से बहुत बेहतर बन सकता था, बनना चाहिए था। आज नहीं है, बल्कि इस हालत तक हो गया है कि अब रोज हम बैठ के खुलेआम इस पे बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। हर फर्द, हर शख्स, हर छोटा, हर बड़ा यही सवाल कर रहा है कि मुल्क के हालात खराब है, क्या बनेगा। जब ये सवाल हर वक्त किया जा रहा हो, तो आप जरा संजीदगी का या नाजगी का अंदाजा है। इदारा जाती ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं, कैपेसिटी कहाँ खड़ी है, दुनिया की अक़वाम में हमारा क्या इज्जत व वक़ार और मकाम है। ये बड़े संजीदा सवाल हैं, और इस पे सिर्फ सियासतदानों को या हुकूमतों को नहीं, ओवरऑल हम सबको कलेक्टिवली माइंड अप्लाई करने की जरूरत है, और शायद कोई बेहतरी का रास्ता हम इससे निकाल सके।
राइटली सेड। कैसे शेख साहब, जो कायरा साहब है उन्होंने बड़े संजीदा सवालात उठाए हैं और उनकी तरफ इशारा भी किया जो वो नहीं उठा सके वक्त की कमी की वजह से, और अहमद अवैस साहब जो हैं वो भी परेशान है, यानी पीटीआई भी परेशान है, नून लीग परेशान है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक जगह पर है, यहीं पर उसको होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हैप्पी क्रिसमस अपने क्रिश्चियन भाइयों को मुबारकबाद। हमारे कायद आज़म की 148वीं उनका योम पैदाइश, उस पर मुबारकबाद। और मियाँ नवाज शरीफ जो हमारे रहनुमा हैं और हमारे लीडर हैं, उनको उनकी बर्थडे पे मुबारकबाद। जो सवाल आप कर रही हैं वो सवाल तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी किस्म की इसमें अभाव नहीं है। हम तमाम यूनानिमस है, पाकिस्तानी हम यूनानिमस हैं। हमें 77 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान बने हुए, और जो हकीकत है वो ये है कि आज कोई 95 मिलियन 9 करोड़ 40-50 लाख हमारे लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। जो पूरी दुनिया में अगर 80 करोड़ है तो 9.5 करोड़ उसमें तकरीबन 12% बनते हैं। 8वां हिस्सा दुनिया का गरीब हमारे मुल्क में रहते हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे है। इसी तरह जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उसका 10%, दुनिया के पूरे उन बच्चों का जो स्कूल नहीं जा पा रहे उसका 10% हमारे हैं। हमारे पास अभी रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है कि हम गवादर से अपने मुल्क को कनेक्ट कर सकें या कराची से सक्कर तक का मोटरवे बना सकें, ना हम रेल बना सकें, रेल लिंक, और लोगों को हम उनका रोज़गार नहीं प्रोवाइड हुआ, उनको जॉब्स नहीं दे सके, उनका मियारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा सके। तो कायद आज़म ने तो ये पाकिस्तान कंसीव नहीं किया था। उनका तो ख्याल था कि पाकिस्तान दुनिया का एक मॉडल मुल्क बनेगा और हम अपने इस्लामी नज़रियात को आगे बढ़ाते हुए दुनिया को एक ऐसा पेश करेंगे जो सारी दुनिया उस पर रश करेगी। लेकिन आज 77 मेरे ख्याल में इसमें कोई एक भी शख्स इसको इख्तलाफ नहीं करेगा कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए था। बहुत कुछ हम पीछे रह गए दुनिया के मुल्कों से। चीन हमसे 2 साल बाद उन्होंने आज़ादी दी। आप बाकी हमारे पड़ोसी मुल्कों ने आपने देखा, इंडिया 1990 तक उसकी इकानमी हमसे 4 गुना थी, आज उनकी मईशत हमसे 12-13 गुना हो गई। बांग्लादेश की जो करेंसी है आप देख रहे हैं कि बहुत हमारी करेंसी उनसे डिवैल्यूड है। तो इसी तरह हम लोगों को वो म्यार नहीं दे सके या वो वसाइल नहीं मुयसर कर सके जो कि हमने सोचा था जो पाकिस्तान के लिए। अब हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 2024 से अब जब हम 2025 में एंटर हो रहे हैं तो ये साल जो है ये तरक्की का साल हो, पाकिस्तानियों के लिए खुशहाली का साल हो। इसी दुआ के साथ जो है मैं उस दावे की तरफ आना चाहती हूँ। अहमद अवैस साहब, जो आपकी पार्टी यानी आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं, मतलब बड़ी उनके इस दावे ने बड़ी सनसनी फैला दी है, एक अजीबो गरीब किस्म की उन्होंने कैफियत जो है पैदा कर दी है, जैसे कि पता नहीं जी बानी पीटीआई जो है उनकी पता नहीं किस किस जगह पे क्या क्या डील चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं और तब्दीली आने वाली है। सर क्लियरली मुझे बताइए ना, कोई बात है खुल के रखें, आप सीधी बात में बैठे हैं, सीधी बात करें। तीनों पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, लाइव आपको लोग देख रहे हैं, बताएं तो सही कि क्या ऑफर हुई है, क्या करना चाह रही है पीटीआई? देखिए, ऑफर की तो बात नहीं है, वो तो एक फैक्चुअल पोजीशन के ऊपर उन्होंने बात की है। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि पानी के बबल के ऊपर हुकूमत है, जिनको मालूम है, हुकूमत वालों को भी पता है और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क भी सारा मीडिया और डिप्लोमेटिक चैनल्स में हर जगह ये बात क्लियर है कि ये नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में काबूज होकर बैठे हुए हैं और उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है और इस तरह से हुकूमत चल रही है। तो ये निज़ाम जो है किसी को एक्सेप्टेबल तो नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मामला ये है कि अब एक तरफ ताकत है, एक तरफ अवाम निहते हैं, तो ये सिलसिला इसको जितनी जल्दी बैठ के निगोशिएशन टेबल के ऊपर इसको रिजॉल्व कर लिया जाए उतना ही अच्छा है, ताकि मुल्क जो है किसी एक लाइन के ऊपर चल पड़े और तरक्की के रास्ते पे गामजन हो। लेकिन सर माजरत के साथ अहमद अवैस साहब, जब आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं ना कि जी सितारे हरकत में आ गए हैं, सर ये तो सितारों की पोजीशन हुई है, फैक्चुअल पोजीशन तो नहीं हुई है। और फिर वो साथ ही उसी जुमले में वो ये भी बोल रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो जो है मुख्तदर कुव्वतों से किए जाते हैं, वो हुकूमतों से नहीं किए जाते। नहीं, ये तो मैं ख्याल सिंबॉलिक उन्होंने
ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, सितारे हरकत में आ गए। लेकिन वैसे देखिए ना, हालात हैं बड़े खतरनाक। हमारे इंटरनली भी आप देखिए पाकिस्तान के मामला इतने खतरनाक हैं, और जिस मुल्क के अंदर अदलिया खत्म हो गई हो और सोसाइटी जो है कभी कायम नहीं रह सकती, वहां अनारकी फैल जाएगी, फौरन फैली हुई है पहले और बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम है जो रोक के रखता है इसको, उसने बांध के रखा होता है सोसाइटी को। सारी दुनिया को उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, जहां पे निजाम में अदल कमजोर पड़ेगा वहां पे फौरन सोसाइटी बिखर जाएगी और एनार्की फैल जाएगी, और जब एनार्की फैलेगी तो डिस्पोटिक रूल आएगा मुल्क के अंदर। ये खतरनाक सूरत हाल होती है। और पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है, ये किसी एक फौजी एक्सपेडिशन की बुनियाद के ऊपर तो मार्ज वजूद में नहीं आया, ये तो एक रूल ऑफ लॉ के बुनियाद के ऊपर आया कि एक को तस्लीम कराया गया, एक लॉजिक के ऊपर, एक असूल के ऊपर कि हम एक अलग कौम है। कायद आजम की ज़ेर क़यादत एक दुनिया का ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है ये आप तारीख के अंदर। इसको वॉलपेट की किताब अगर आप पढ़िए जो कायद आजम के ऊपर लिखी है, उन्होंने बड़ी तफसील से ये इंतहाई अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए कायद आजम को और ये बात करते हुए। तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पे हम सारी बातें भुला दीजिए, जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ, आए बैठ के इसको खुदा के लिए एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, एक दूसरे से पॉइंट विनिंग करके के स्कोर विनिंग कर रहे हैं, ये इससे निकल जाए बात। और स्कोर विनिंग के लिए हम किसी ताकत का सहारा लें, इसको भी निकाल दी। बड़ी अच्छी बातें अहमद अवैस साहब आप कर रहे हैं, पता नहीं आज के दिन का ये खास जादू है या आप हमेशा ही ऐसी अच्छी बातें करते रहते हैं। कायरा साहब, अहमद अवैस साहब तो वैसे खैर पर्सनली तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आज पीटीआई बड़ी अच्छी बातें करी है। देखिए शो में कितनी अच्छी उन्होंने बातें की है, कायदे आजम के हवाले से भी इतने ज्यादा वो कोट्स हमें बता रही है। लेकिन सर एक खबर है जो बड़ी शिद्दत पकड़ रही है पिछले कुछ दिनों में, आपने भी सुनी होगी सर, आप तो वैसे ही ऑलवेज यू आर ऑन द व्हील्स ऑन द गो। सो इस्लामाबाद में नहीं सुनी होगी तो लाहौर में सुनी होगी, लाहौर में नहीं सुनी होगी तो लाला मुसा में सुनी होगी कि जो हुकूमत है ना शायद वो कोई एक वे ऑफ रिलीफ ढूंढ रही है, और वे ऑफ रिलीफ फॉर बानी पीटीआई कि उनको अदालत से निकाल के कोई हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। कहीं पर भी निचले लेवल पर, हाई लेवल पर, कहीं पर भी ये आइडिया ये अंडर डिस्कशन है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं इसको यही समझूं कि ये एक सनसनी फैलाने का दावा है? अच्छा देखिए, मुझे तो नहीं पता, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है कि ऐसी कोई तजवीज है या कोई डिमांड है या कोई गवर्नमेंट तजवीज सोच रही है। गवर्नमेंट ने अगर करना हो तो ये तो बहरहाल माजी में भी हुआ कि जिन लोगों को आप डिटेन करते हैं आप उनको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, उनके घरों को जेल डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे मेंबरान असेंबली जो होते हैं उनको भी, ये हमारे कानून के अंदर भी मौजूद है कि आप उनको मखसूस जगहों पर रख के उसको सब जेल करार दे लेते हैं। ऐसा कोई अगर किसी के ख्याल में है, अगर कुछ सोच रहा है, मेरे इल्म में तो नहीं है कम से कम, लेकिन क्या किसी कैदी को जो कन्विक्टेड हो उसको भी ये दिया जा सकता है? मेरे इल्म में नहीं है। और ये कोई रिलीफ भी नहीं है क्योंकि उनको उनकी कैद या सजा तो अपनी जगह रहेगी। अब सवाल ये है कि उसके लिए जो कुछ ताने बाने बुने जा रहे हैं वो ये है कि कोई गैर मुल्की दबाव है हुकूमत वक्त के ऊपर, वो यूरोप का भी है और वो अमेरिकी हुकूमत का भी है और फलां अहदेदार ने कह दिया है। जब हम हुकूमतों में होते हैं, वो मैं हूं या मुस्लिम लीग हो या पीटीआई हो या कोई और, हुकूमतों में हो और हमें जब कोई कहे तो हम कहते हैं ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत है, और गैर मुल्कियों को पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। और आज उस मदाखलत पे जो पाकिस्तान की हुकूमत यकीनन दरखुरे इतना नहीं समझेगी, लेकिन आज उस पर बगलें बजाई जा रही हैं, आज खुशी के मज़ार किए जा रहे हैं। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। खान साहब अगर बेगुनाह हैं, उनका फेयर ट्रायल होना चाहिए, और फेयर ट्रायल की सूरत में अगर बेगुनाह है तो बेगुनाह ठहरे, सजा, या अगर गुनाहगार है तो सजावार ठहरे। ये जो भी होना है कानून के मुताबिक हो। रही बात पाकिस्तान को हम कितनी जल्दी अच्छा मुल्क बना पाएंगे, मेरा ख्याल है हम सब अगर कोशिश करके पहले अच्छा समाज क्रिएट करेंगे तो हमारे यहाँ अच्छे लोगों का चुनाव होगा। अगर हमने जमहूरियत और चुनाव के जरिए लोगों को लाना है, अपनी लीडरशिप मुंतखब करनी है, तो फिर पाकिस्तान के लोगों को चुनाव करते हुए अपने लोगों का
का बेहतर इंतखाब करना कि आप उनको किसी और असूल की बुनियाद पे मुंतखब कर लें, अपनी बिरादरी, अपने कबीले, अपने काम, अपने किसी और बायस की बुनियाद पे, और उस बंदे के माजी को, उसके किरदार को, उसकी अहलियत को, उसकी काबिलियत को, उसको ना देखें और उसको आप असेंबली में भेज दें, फिर आप तवक्को करें कि वो अब बिल्कुल अच्छा बच्चा बन जाएगा, वो अच्छा शहरी बन जाएगा, वो जिम्मेदार हो जाएगा। अगर एक बद किरदार या कमजोर किरदार या एक नाअहल शख्स को आपने और बाइख्तियार बना दिया तो वो तो राइट सारी काम की। बिल्कुल। इसी नोट के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस तो सीधी बात के अंदर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं, ऐ रूहे कायद। हालात अगरचे मुश्किल थे, घबराना हमको आता नहीं, अज़्मो हिम्मत ईमान अपना, ताकत कुव्वत तंजीम अपनी, आपस के इस इत्तेहाद से हम, आपस के इस इत्तेहाद से हम हालात बदल कर दम लेंगे, हम तुझसे वादा करते हैं, ऐ रूहे कायद। हमें नाज है अपने शहीदों पर, धरती पर जान भी वार देंगे, पहले जो कहा वो पूरा किया, आगे भी वादे निभाएंगे, आपस के इस इत्तेहाद से हम हालात बदल कर दम लेंगे, हम तुझसे वादा करते हैं। हर किस्म की तफरीक से पाक, एक मुतहिद व खुशहाल पाकिस्तान के लिए एक कौम, एक बाबा कौम का फलसफा हमारे लिए मशले रहा है। Yes, yes, let's go! अहमद, आपकी खाला आई है बेटे, बाहर आके सलाम कर लो। अभी नहीं मम्मा। अहमद बेटा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा, वी हैव नोटिस आजकल आप बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहे हो। आई नो इट्स एक्साइटिंग, बट हम परेशान हैं। इट्स अफेक्टिंग यू, आपका मूड, आपकी नींद, आपका होमवर्क सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं खेलता रहता हूँ, मुझे इतना मजा आता है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। ओके, तो हम कुछ और फन प्लान कर लेते हैं। लाइक व्हाट? हाउ अबाउट आइसक्रीम एंड मूवी नाइट? यस, ओके। अपने बच्चों को इंटरनेट से मुतल्लिका बातचीत के अमल में शामिल करें और उनके लिए ऑनलाइन पेरेंटल कंट्रोल्स सेट करें ताकि उससे मुमकिना नुकसानदेह स्क्रीन टाइम कम हो और आप अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकें। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM³ से कम गैस इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। यानी भारी बिल से बचना है तो गैस सिर्फ खाना बनाने के लिए और गीजर नहाने के फौरी बाद फौरन बंद। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। मगर फिर
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं जी वेरी ऑनरेबल कैसर शेख साहब, कमर ज़बा खायरा साहब और अहमद अवैस साहब। कैसर शेख साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने जहां पे दावे किए हैं वहां पे उन्होंने मुतालबा भी किया है कि सिर्फ फैज हमीद का ही मिलिट्री ट्रायल क्यों, बल्कि हर उस शख्स का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए और हर उस फौजी का, हर उस जनरल का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए जिसकी सियासत में इंटरफेरेंस रही हो। जी मीर सलीम साहिबा, आरिफ अलवी साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ सदर रहे हैं। उन्होंने ये बात इस वक्त की है, हालांकि इस वक्त तो दोनों हुकूमती पार्टी और जो अपोजिशन है उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो डिस्कस करेंगे, जो टेबल पे आ गए और अपनी अपनी मुज़ाकराती टीम का तयन हो गया। तो जो कुछ भी उनका मुतालबा है वो मुतालबे हम सब को, देखिए ये तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, बगैर किसी कंडीशन पे ये मुज़ाकरात शुरू हुए। दोनों तरफ से अपनी अपनी बात करने का खुले तौर पे इजहार करें और नेक्स्ट मीटिंग 2 जनवरी को है। व्हाटएवर इज द पोजीशन, हम तो खुद चाह रहे हैं कि टेबल पे जो कि जायज़ बातें हैं कि कोई भी दोनों साइडों से वो करें, टेबल पे करें, बजाय कि गुफ्तगू इस तरह हो कि जिस हम मीडिया अपने टॉक शो पे करते रहें। हमारी बातचीत होनी चाहिए कौमी असम्बली में या हमने मुज़ाकराती टीम बनाई है। बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से ये फैसला किया गया है और ये भी फैसला किया गया कि हम दोनों साइडें कोई ऐसे इख्तलाफी बात इस मौके पे ना करें। तो मैं सदर मुमलकत हमारे साबिक सदर से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मौके पे ये बातों का महल नहीं है, ये मौका नहीं है कि इस मौके पे, क्योंकि जो बात भी करनी है उनकी करें, वो खुल के करें। देखिए वो भी इलेक्टेड पार्टी है, उसके हमारा उनका इख्तलाफ है, राय में इख्तलाफ है और काफ़ी बड़ा इख्तलाफ है। हम समझते हैं कि 9 मई के जो जिन लोगों ने ये किया है, जो कि सानिया हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसके बगैर ये ममलकत कभी भी, ममलकत के जो मामलात हैं वो तभी सही डगर पे आएंगे जब तक उन लोगों को जो कि जिन्होंने ये एक्सट्रीम हालात पैदा किए हैं उनको उनके एक्शन इंसाफ, बाकायदा मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। और बाकी जो पॉइंट हैं, देखिए मुल्क हमारा तभी आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, जबकि हम तमाम मुमलकत के लोग और तमाम फ़रक़ैन जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। कोई एक पार्टी करती रही कि क्या सिर्फ ये कायरा साहब मेरे मोहतरम है और बड़े अच्छी बात उन्होंने की है, लेकिन देखिए जमहूरियत एक बिल्कुल अच्छा रोल होना चाहिए। लेकिन सबसे जमहूरियत जिस जहाँ से हमने ली है यूके से, ये जो वेस्टमिनिस्टर जहाँ के सारी जो हमें बताया जाता है, आप देख लीजिए 15 साल से यूके में भी उनकी हुकूमत कामयाब नहीं हो रही, बावजूद के बेहतरीन किस्म के इलेक्शन होते हैं, उनकी अदालतें बिल्कुल इंसाफ देती हैं। यानी सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं है, ये अच्छा क्राइटेरिया ज़रूर होना चाहिए। इसके मुकाबले में आप चाइना देख लीजिए जहाँ जमहूरियत बिल्कुल नहीं है, उनके एक 1 सिंगल पार्टी रोल है, लेकिन उनके यहाँ जो तरक्की है वो 30-40 साल उन्होंने डबल डिजिट तरक्की की है, 10% से हर बार हर साल ग्रोथ ज़्यादा की है। 60-70 करोड़ लोग उनकी गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए हैं, तो उन्होंने ये किया है। लेकिन हम तो समझते हैं कि जो भी हमारा आइन हमारा, क्योंकि जमहूरी है, पाकिस्तान एक जमहूरी इस्लामी मुल्क है, हमें उसके ऊपर आइन के मुताबिक अमल करना है और आगे बढ़ना है। कायदे आज़म ने जो कोई कंसीव किया था, उन्होंने यही सोचा था कि पाकिस्तान के लोग आगे बढ़ेंगे। मैं देखता हूँ जब हम अपने हलकों में जाते हैं ना और उनसे हर इलेक्शन में वादे करते हैं कि हमने आपके लिए रोज़गार के मौके मुहैया करने हैं या हमने डेवलपमेंट करनी है, तालीम, तो मैंने तो पहले ही आपको पहले अपने सेगमेंट में ये बात बता दी कि क्या हाल है हमारी आवाम का और तालीम का। हमने लैक किया है। हमारे यहाँ जो जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी मैं देखता हूँ, मैं फेडरल कैबिनेट में हूँ, इतनी स्लो चलती है, किसी मुल्क में तस्वर भी नहीं किया जा सकता जितनी सुस्त रफ्तारी से हमारे मामलात होते हैं। हमारा बिजनेसमैन, मैं खुद बिजनेस से तल्लक रखता हूँ, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ जो टैक्स हमें देना है प्रॉपर वो टैक्स हम नहीं देते। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेट जो है वो बहुत कम है, दुनिया में बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कि हमें वही सूरत हाल करनी है। अगर आज अदा करनी चाहिए, ये सिर्फ हुकूमतों का या सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं है। हर पाकिस्तानी को अब जैसे टैक्स देना है तो हर पाकिस्तानी को अपने हिस्से का जो टैक्स है वो बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अहमद अवैस साहब, आज हमने देखा और सुना कि जो साबिक सदर है आरिफ अलवी साहब, वो ये मुतालबा कर रहे थे कि जी जो जनरल बाजवा साहब हैं उनका भी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए, सिर्फ जनरल फैज हमीद का ही क्यों हो। तो सर उन्होंने
ये तो नहीं बताया कौम को कि उन सदर साहब के साथ क्या होना चाहिए, जो कि इन दिस केस आरिफ अलवी साहब हैं, जो कि फैसिलिटेशन करते रहे हैं उस टाइम पर आर्मी चीफ साहब की मुलाकातें बानी पीटीआई के साथ कराने में। देखिए, पहले तो अभी कैसर साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि बड़ी अच्छी उन्होंने पॉजिटिव टोन के अंदर उन्होंने बात की है। मैं उसको सराहता हूं और अप्रिशिएट करता हूं कि यही सोच जो है डेवलप इस वक्त होनी चाहिए। दूसरा, अब आपके सवाल का जवाब जो है, देखिए आरिफ अलवी जब तक सदर थे तो, और ये प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, और जो कोई इख्तलाफात अगर उनके चीफ ऑफ स्टाफ से कोई थे भी, तो वो एक रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थी, जिसके मुताबिक अगर उन्होंने बैठाया या बातचीत की, वो एक और सूरत हाल थी। जो अब निशानदही कर रहे हैं वो एक अलग सी सूरत हाल है, और वो सिर्फ इस हद तक है कि ये अच्छी, मैं भी खुद भी कहता हूं कि जनरल फैज हमीद को अगर आपने इस बात के लिए कोर्ट मार्शल कर रहे हैं कि वो एक फौजी जनरल होते हुए सियासत में मुलविस हुए पाए गए, तो ये उन्होंने अपने हल्फ उठाया था उसकी खिलाफ वर्जी भी की, और जो उससे मुतल्लिका जो एक फौजी अफसर से कि वो फौज में अपने आप को मुलविस नहीं करेगा, वो उसके मुनाफी उन्होंने ये इकदाम किए। लेकिन अगर ये बात ये कर रहे हैं तो इसमें डिस्क्रिमिनेट ना करें। फिर जितने ऑफिसर शामिल हो सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि कौम को भी पता लगेगा कि हाँ देखिए एक ऐसा सलूक हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है। जिन ने भी ये मसला देखा, अब हमारे चीफ ऑफ स्टाफ मसरूफ आदमी है, पूरे मुल्क का निजाम एक सिक्योरिटी के हवाले से उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके अंडर कमांड ऑफिसर जो हैं वो तो सियासत में मुलविस रहे हैं बहुत सारे। मसला अगर ना रहे होते तो आप समझिए कि ये मोहसिन नकवी और फैसल वाड़ा साहब जो हैं, जो किसी पार्टी के मेंबर नहीं थे, वो सेनेट के मेंबर कैसे बन गए? किसने बनाया उनको? इलेक्शन में रिगिंग का प्रोसेस हुआ और बहुत सारे इलेक्शन डिले 90 दिन से जो आगे चले गए थे, वो सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हमारे सामने है। ये किसकी बेस के ऊपर ये उस वक्त पीडीएम की हुकूमत उछलती थी और क्या करती थी? बहुत सारे इसमें ऑफिसर मुलविस होंगे। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। पाकिस्तान के आइन की हुक्मरानी होगी तो पाकिस्तान जल्दी तरक्की करेगा। और सर ये भी तो सर एक तरक्की की इंडिकेशन है ना कि हम ऐसे नेशनल टीवी के ऊपर बैठ करके ये बात कर रहे हैं कि जी इस ऑफिसर ने इंटरफेरेंस की, इस ऑफिसर ने कम की इंटरफेरेंस, इस ऑफिसर ने ज्यादा इंटरफेरेंस की, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने जो बतौर सदर इंटरफेरेंस की, सर उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं उसके बारे में सुनना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि सदर के ऑफिस को ये सूट करता है, वो इज द सुप्रीम कमांडर, कि वो सिर्फ सदर पाकिस्तान बन के नहीं, एक पार्टी का वर्कर बन के, ये एक पार्टी का लीडर बन करके जो है वो ऑफिसर से बात करे, राब्ता करे या फैसिलिटेशन करे। सर व्हाट अबाउट दैट? कि आप सबको हाथ डालें, उसमें अगर आरिफ अलवी भी आते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं, बिल्कुल करें, लेकिन ये तासुर खत्म हो जाए कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो ना हो। तो देखिए कौम भी खुश रहेगी कि हाँ देखिए अब मामलात जो है कोई ये एक भलाई की तरफ जा रहे हैं और इसमें आगे बेहतरी जो है वो आने के इम्कानात जो है वो बढ़ जाएंगे। देखिए इस तरीके से क्या होता है कि अगर ऐसे चलेगा ना, जब आइन के अंदर जब हुकूमतें चलने लगेंगी तो फिर आप, इंडिया हमारा मुखालिफ और दुश्मन मुल्क है, लेकिन जो अच्छाई हैं वो देख लीजिए। इंडिया में आप उनकी जितनी लीडरशिप देखिए तो गरीब लीडरशिप है। आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री थे, यूफा के जमाने में वो प्राइम मिनिस्टर थे, वहां उनकी डेथ हो गई, और जब वो उनको डेथ होने के बाद उनकी जब वो फैमिली को और उनकी बेवा को वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला गया तो उनको रेंटेड हाउस लेना पड़ा अपने रहने के लिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उनको सियासत का आगाज किस वक्त किया उन्होंने कि वो ये 5 सिगड़ी की चाय की दुकान के ऊपर वो एक कॉल बॉय की तरह से उन्होंने वहां काम शुरू किया था, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने, नीचे से आके कैसे तरक्की करते। जहां लीडरशिप कमजोर होगी कौम, मुल्क ताकतवर हो जाएगा, तरक्की करेगा। जहां लीडरशिप ताकतवर हो जाएगी और अमीर हो जाएगी तो वो मुल्क का ही खजाने से अमीर होगी, मुल्क गरीब हो जाएगा। इसकी मिसाल हमारे पास है, हमारे मुल्क के अंदर है ये, और बहुत कम ममालिक में आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी। ये हमें सब चीजों को सोचना होगा और आइंदा के लिए एक लाहे अमल बनाना होगा। और पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें और आइन के ऊपर सारे पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी हेड जो हैं बैठे और वो कमिटमेंट करें आइन के साथ
ठीक है, और उसके ऊपर पुख्तगी से उस कमिटमेंट को निभाएं, तो देखिए पाकिस्तान के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जी अच्छी बात है। मतलब ऐसा आपने वे फॉरवर्ड की भी बात की। कायरा साहब, बेसिकली तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन के तासुर के बारे में मतलब ऐसा बात करें, इसको जरूर एड्रेस कर दीजिएगा कि क्या वाकई ये तासुर है एक डिस्क्रिमिनेशन का, बेसिकली ये हो रही है डिस्क्रिमिनेशन। एंड द सेकंड थिंग इज क्योंकि जब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, मुझे तो सब ऐसे बैठे बैठे शो में एक ख्याल आ गया, पता नहीं हम लोग ऐसे पाकिस्तानी आजकल हम इस मोड में हैं कि जिसका दिल करता है पॉलिटिशियन का उठता है और कभी किसी के मिलिट्री ट्रायल का मुतालबा कर देता है। क्या पाकिस्तान को इस टाइम एंड एज में अकाउंटेबिलिटी सूट करती है या राउंड टेबल पर बैठ करके कलेक्टिवली आगे मूव करना सूट करता है? इनेश, पहली गुजारिश तो ये है कि मेरी जमात तो हमेशा से डायलॉग के जरिए मसाइल का हल चाहती है और कलेक्टिव विजडम के जरिए पाकिस्तान को चला के, जो जमहूरियत की असास है उसके जरिए पाकिस्तान को चला के आगे बढ़ाने का ख्वाब देखती है। मेरी क़यादत ने, मेरी जमात ने तो कभी नहीं कहा कि हम अकेले ही मुल्क का निज़ाम चला पाएंगे। हम तो हमेशा ये कहते हैं, और जमहूरियत है भी यही नाम, तो मैं तो इसको वेलकम करूंगा। लेकिन मुझे अलवी साहब की बात पे बड़ी हैरानगी है और मुतालबा कर रहे हैं। अगर फर्ज करें, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि जनरल फैज साहब के खिलाफ चार्जशीट क्या है। अगर उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है या उनका फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है और उनके खिलाफ पाकिस्तान के किसी लोगों से मिलकर साजिश करने का इल्जाम है, पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, तो फिर तो बड़ी खतरनाक मुतालबा है कि जनरल फैज साहब के खिलाफ तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि उनके एडर्स या बेटर्स, उनके साथ जो लोग थे वो बेनिफिशरीज जो है वो सारे उसमें आ जाएं। ये तो आप ये मुतालबा कर रहे हुए ना कि जनरल फैज ने जो कुछ किया वो उसके बेनिफिशरी तो फिर इमरान खान भी हैं, आरिफ अलवी साहब भी थे और लोग भी थे। तो क्या ये कह रहे हैं कि फैज साहब के साथ इमरान खान साहब को भी नथी कर ले, आरिफ अलवी साहब को भी नथी कर ले? बाकी माजी तो एक तवील तारीख है माजी की, जिसको हमारे मुल्क की अदालतों ने ही माशाल्लाह रेटिफाई किया हुआ है, उनके फैसलों को, मार्शल लॉ को भी और आइन को अमेंड करने को भी। और आज अगर कोई कर रहा है या कोई ऐसी बात है तो जो इक़्तिदार में बैठे लोग होते हैं वो अपना एहतसाब थोड़ा किया करते हैं। ये तो कभी बाद की बात है, लेकिन और वो कैसी सूरत में होगा। लेकिन आज जो हम कर सकते हैं या जो लोग खड़े हैं कटहरे में, अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ बेटर्स भी आ जाएं, एडर्स भी आ जाएं, बेनिफिशरी भी आ जाएं, फिर तो आप खान साहब के कोर्ट मार्शल का या मिलिट्री कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। मुझे यूं लगता है, अल्लाह करे मेरी समझ गलत हो। सर, आपको क्या ये लगता है कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं और तब्दीली आने वाली है? ऐसा कहीं पर आपको महसूस हो रहा है? हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं, तब्दीली आने वाली है? क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है? ये कह रही हैं आप? सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आरिफ अलवी साहब क्या कह रहे हैं? सर, ये आरिफ अलवी साहब को छोड़िए, आरिफ अलवी साहब की बातें बहुत संजीदगी से लेने वाली नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है बातों में, नहीं सदर तो रहे हैं, मुझे एहतराम है उनके सदर रहने का, लेकिन सदर रहने वाला बंदा को लाजम नहीं है कि सारे सदर बड़ी ज़यानी बातें करते हैं। इस मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक भी सदर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को होलिया बिगाड़ा था। लेकिन मुझे इस बात को छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब ने जो बातें कही है वो हो गई। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिन बातों को अमली शक्ल देना मुझे तो बज़ाहिर पॉसिबल नजर नहीं आता। कैसे शेख साहब, आपने काफी प्रॉब्लम्स बताई हैं पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसिडरिंग दैट कि आप गवर्नमेंट में हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप जो है मिनिस्टर हैं, आप इससे पहले भी जो है वो वफाकी वजीर रह चुके हैं। जब आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं, आर यू फीलिंग सम जिटरी इफेक्ट्स? आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है? आप हुकूमत में हैं, कि आपकी हुकूमत कमजोर है इस टाइम पर? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, हुकूमत जमहूरी मुल्कों में अक्सरियत की बुनियाद पे हुकूमत होती है। जब तक कॉन्फिडेंस है,
मेंबर्स का हमारे पास अक्सरियत है तो बिल्कुल हम हुकूमत में हैं। और देखिए हम कोई ये तो नहीं कि गैर जमहूरी तौर पे हुकूमत में रहना चाहते हैं, हम तो तभी हुकूमत में मेहनत कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात लगे हुए हैं मुल्क को तरक्की करने के लिए, और उनकी काबीना और लोग भी, और उनके साथ जो बाकी हमारे इदारे हैं और तमाम मेहनत हो रही है। देखिए ये तो हमारा जमहूरी मुल्क है तो अक्सरियत के बुनियाद पे ही होती है, और अभी हमें पूरा अक्सरियत हासिल है असम्बली में। मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हर चीज़ जब जमहूरियत में मुमकिन होती है, कोई इम्पॉसिबल कोई चीज़ भी नहीं होती। मामलात के चल रहे हैं जो, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी हुकूमत में आए, क्योंकि पाकिस्तानी हैं सब, हम सारे कोशिश हमें करनी है तमाम पार्टियों पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत होती है ना। हम नाकाम हो गए हैं इसमें कोई शक नहीं है, नहीं तो हमने पहले तीनों पैनल्स के आपके मेम्बरान ने ये कहा कि 77 साढ़े 77 साल में हम वो रिजल्ट नहीं दे सके जो कि हमें देना चाहिए था। तो अभी मिलजुल के मैं तो यही गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान के लिए काम करें ना, मेहनत करें जहाँ पे लैकेंगे, क्योंकि काबिलियत हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ऐसा कोई तो कैसे साहब ये जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से, आप इनके साथ मिलजुल के फिर आगे चल रहे हैं ना, ये तो गारंटी कर दें शो के एंड के ऊपर, आवाम को कुछ तो बता दें। जी बिल्कुल, देखिए हमारी एलआई पार्टी है, इनके वोटों से, इनकी मेंबरान ने ही हमें मुंतखब किया हमारी हुकूमत को। हम हर तरह की कोशिश करेंगे कि पंजाब में ये और सिंध में भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। जो रह गया है, जो हमारा लकूना है उसको ठीक करेंगे। पंजाब में भी जो अगर कोई कमी है, हमने तो इनसे वादा किया हुआ है, क्योंकि हम एक एलआई पार्टी हैं और सब मिलजुल के इस हुकूमत के, हमने तो इनको हुकूमत में आने के लिए कई बार भी बात हुई है, लेकिन ये तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इनका कोई भी इनके जहन में खदशात हैं तो उनको बिल्कुल ख़त्म करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तो ये कमिटमेंट है, और कायरो साहब हमारे साथ पीपल पार्टी के मोअज़्ज़ज़ मेंबर शामिल हैं, इनको पता है हम काफी अर्से से I want to hear it from Kaira साहब। कायरा साहब, specifically on this topic, प्राइम मिनिस्टर सादिक साहब की मुलाकात हुई, आपस में आगे इकट्ठे मिलकर बढ़ने के ऊपर भी बात हुई है। So everything is fine when it comes to पंजाब सर, आपके मामलात एड्रेस हो गए? पंजाब के मामलात हाल तलब हैं। कल एक मीटिंग हुई है, फिर उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। अल्लाह करे जो मामलात हमारे थे, जो हमारे तयशुदा इश्यूज हैं, वो जल्द हल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क जिस क्राइसिस का शिकार है, हम किसी सूरत हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने या उनके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं, बल्कि हम उनको सपोर्टिव रोल में हैं। जो हमारे वादे हुए थे उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार मुलाकातें कर रहे हैं कि उन वादों पे अमल दरामद किया जाए। इस वक्त इसी हुकूमत को चलाना ही हमारे पास एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों पैनलिस्ट का आज सीधी बात करने के लिए। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।